अध्याय 1। नजरिए का महत्व। सकारात्मक रुख अपनाएं। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर गुजर बसर कर रहा था। उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे और इसके अलावा कई रंगों के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती तो वह हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे जब उस उड़ते गुब्बारे को देखते तो वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए आतुर उठते। वे उसके पास गुब्बारे खरीदने के लिए पहुंच जाते और उस आदमी की बिक्री फिर बढ़ने लगती। उस आदमी की बिक्री जब घट जाती, वह उसे बढ़ाने के लिए गुब्बारे उड़ाने का यही तरीका अपनाता। एक दिन गुब्बारे वाले को महसूस हुआ कि कोई उसके जैकेट को खींच रहा है। उसने पलटकर देखा तो वहां एक बच्चा खड़ा था। बच्चे ने उससे पूछा, अगर आप हवा में किसी काले गुब्बारे को छोड़ें तो क्या वह भी उड़ेगा? बच्चे के सवाल ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया। बच्चे की ओर मुड़कर उसने जवाब दिया, बेटे, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि अपने अंदर भरी चीज की वजह से उड़ता है। हमारी जिंदगी में भी यही उसूल लागू होता है। अहम चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा जो नजरिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स का कहना है, हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपना नजरिया बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। हमारा नजरिया हमें कामयाबी दिलाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कराया गया एक अध्ययन के मुताबिक 85% मौकों पर किसी इंसान को नौकरी या तरक्की उसके नजरिए की वजह से मिलती है, जबकि अक्लमंदी या खास तथ्यों, फैक्ट्स और आंकड़ों, फिगर्स की जानकारी की वजह से केवल 15% मौकों पर ही मिल पाती है। ताज्जुब की बात यह है कि जिंदगी में कामयाबी दिलाने में तथ्यों और आंकड़ों की केवल 15% हिस्सेदारी होती है, पर शिक्षा के मद की सारी रकम इन्हीं चीजों को पढ़ाने में खर्च की जाती है। जीत आपकी नाम की यह किताब कामयाबी के बाकी 85% के बारे में ही है। अंग्रेजी भाषा में एटीट्यूड सबसे महत्वपूर्ण लफ्ज है। ये जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, यहाँ तक कि आदमी की निजी और व्यावसायिक जिंदगी पर भी। क्या कोई आदमी अच्छे नजरिए के बिना अच्छा अफसर बन सकता है? क्या कोई छात्र अच्छे नजरिए के बिना अच्छा छात्र बन सकता है? क्या माँ बाप, शिक्षक, सेल्समैन, मालिक या कर्मचारी अच्छे नजरिए के बगैर अपना किरदार रोल अच्छी तरह निभा सकते हैं? हमारा क्षेत्र चाहे जो हो, कामयाबी की बुनियाद तो नजरिया ही है। हीरो से भरा खेत, एकर्स ऑफ डायमंड्स। हफीज अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी जिंदगी से खुश और संतुष्ट था। हफीज खुश इसलिए था कि वह संतुष्ट था। वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हाफिज को हीरो के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हाफिज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हाफिज सो ना सका। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया।
और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें पा ना सका। उसने पूरे यूरोप में भी ढूंढा, पर वे उसे कहाँ भी नहीं मिले। स्पेन पहुंचते पहुंचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हफीज के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नालों में अपनी ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले की दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी, और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। वह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हफीज को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पे बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यह सीख मिलती है, जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरो से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांव तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल उनको पहचान लेना है। दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। हम दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं। इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते हैं। हमसे अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें खुशी होगी। जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते। जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद ज़रूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। चलिए एक और कहानी सुनते हैं, डेविड और गोलियत की। हम सभी बाइबल में बताए गए डेविड और गोलियत की कहानी जानते हैं। गोलियत एक राक्षस था। उसने हर आदमी के दिल में अपनी दहशत बैठा रखी थी। एक दिन 17 साल का एक भेड़ चराने वाला लड़का अपने भाइयों से मिलने के लिए आया। उसने पूछा, तुम लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो? उसके भाई गोलियत से डरते थे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने देखा नहीं कि वह कितना बड़ा है? उसे मारा नहीं जा सकता। इस पर डेविड ने कहा, बात यह नहीं कि वो कितना बड़ा है और उस बड़े होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत यह है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया निशाना चूक ही नहीं सकता। उसके बाद जो हुआ वह सबको मालूम है। डेविड ने उस राक्षस को गुलेल से मार डाला। राक्षस वही था, लेकिन इसके बारे में डेविड का नजरिया अलग था। हम नाकामयाबी को कैसे देखते हैं, यह हमारे नजरिए से तय होता है। आशावादी, पॉजिटिव सोच वाले आदमी के लिए नजरिया कामयाबी की सीढ़ी बन सकता है, और दूसरे और निराशावादी, नेगेटिव सोच के आदमी के लिए यह रास्ते का रोड़ा बन सकता है।
थिंक एंड ग्रो रिच और कई अन्य किताबों के लेखक नेपोलियन हिल का कहना है, हर समस्या अपने साथ अपने बराबर का या अपने से भी बड़ा अवसर साथ लाती है। द इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड टू ऑर्गेनाइजेशंस, संस्थाओं के लिए नजरिए का महत्व। किसी भी व्यापार की सबसे कीमती पूंजी उससे जुड़े लोग होते हैं। पूंजी या औजारों से लोगों की कीमत अधिक होती है। बदकिस्मती से सबसे ज्यादा मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स ही व्यर्थ या बेकार चला जाता है। लोग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकते हैं या सबसे बड़ा बोझ भी बन सकते हैं। TQP, टोटल क्वालिटी पीपल। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कि कस्टमर सर्विस, सेलिंग स्किल्स और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इनमें से ज़्यादातर कार्यक्रम काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। इनमें से कोई तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसकी बुनियादी सही नहीं हो, और वो बुनियाद है TQP। इसका मतलब है टोटल क्वालिटी पीपल, यानी सारी खूबियों से भरे लोग, यानी वे लोग जो अच्छे चरित्र वाले, ईमानदार, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक नजरिए वाले लोग होते हैं। मुझे गलत ना समझें, आपके दूसरों सारे प्रोग्राम की ज़रूरत है, लेकिन वे तभी सफल होंगे जब आपकी नींव सही होगी, और वह नींव है TQP। उदाहरण के तौर पर कुछ ग्राहक सेवा कार्यक्रमों, कस्टमर सर्विस प्रोग्राम्स में हिस्सेदारी करने वालों को प्लीज़ या थैंक यू कहना, मुस्कुराना और हाथ मिलाना सिखाया जाता है। लेकिन किसी आदमी में सेवा करने का जज्बा ही ना हो तो वह कब तक मुस्कुरा सकता है? इसके अलावा लोग नकली मुस्कान को पहचान जाते हैं, और अगर मुस्कान सच्ची ना हो तो उसे देखकर चिढ़ पैदा होती है। मेरा कहना यह है कि असलियत को दिखावे पर हावी नहीं होना चाहिए, न कि दिखावे को असलियत पर। बेशक ग्राहकों से पेश आने वाले लोगों को प्लीज़ और थैंक यू कहना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए, ये बातें ज़रूरी हैं। लेकिन याद रखें कि अगर मन में सेवा करने की भावना ना हो तो आम जिंदगी में ये बातें खुद ब खुद आसानी से शामिल हो जाते हैं। एक बार एक आदमी मशहूर फ्रांसीसी दार्शनिक ब्लेज पास्कल से मिला और उनसे कहा, अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग हो तो मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगा। इस पर पास्कल ने जवाब दिया, बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। जब कर्मचारी कहते हैं मैं यह काम नहीं कर सकता, तो इसके दो मायने हो सकते हैं। या तो उनका मतलब है कि उन्हें वह काम करने का तरीका मालूम नहीं है, या फिर वे उस काम को करना नहीं चाहते हैं। अगर वे काम करने का तरीका नहीं जानते हैं तो यह टेक्निकल ट्रेनिंग का मुद्दा है, लेकिन अगर वे काम नहीं करना चाहते हैं तो वह नज़रिए से जुड़ा मुद्दा हो सकता है। मीन्स उन्हें उस काम की परवाह नहीं है, या वह नैतिकता का मुद्दा हो सकता है, जैसे कि वह मानते हैं कि उन्हें वह काम नहीं करना चाहिए। कैलगरी टावर की ऊंचाई 190 मीटर है। उसका कुल वजन 10,884 टन है। उसमें से 6,349 टन कुल वजन का लगभग 60% भाग वजन जमीन के अंदर है। इससे जाहिर होता है कि भव्य दिखने वाली कई इमारतों की नींव काफ़ी मजबूत होती है। जिस तरह किसी भव्य इमारत के टिके रहने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह कामयाबी के टिके रहने के लिए भी मजबूत बुनियाद की ज़रूरत होती है, और कामयाबी की बुनियाद होती है नज़रिया। अ होलिस्टिक अप्रोच, संपूर्णतावादी नज़रिया। घर की परेशानियां हमारे कामकाज पर और कामकाज से जुड़ी परेशानियां हमारी पारिवारिक ज़िंदगी पर असर डालती हैं।
पारिवारिक समस्याओं की वजह से तनाव का शिकार होने पर हमारी उत्पादकता प्रोडक्टिविटी घट जाती है। इसी तरह कामकाज से जुड़ी परेशानियां न केवल हमारे परिवार बल्कि जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती हैं। निजी पेशे से जुड़ी और सामाजिक समस्याएं एक दूसरे पर लाजमी तौर पर असर डालती हैं। आपके नजरिए को तय करने वाले कारक, फैक्टर्स दैट डिटरमाइन योर एटीट्यूड। मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? चलिए। हम नजरिए के साथ ही जन्म लेते हैं या उसे बड़ा होने पर विकसित करते हैं? हमारा नजरिया किन चीजों से बनता है? अगर माहौल की वजह से जिंदगी के बारे में अपना नजरिया नकारात्मक हो गया है, तो क्या आप उसे बदल सकते हैं? दरअसल हमारे नजरिए का ज्यादातर हिस्सा हमारी जिंदगी के शुरुआती सालों में ही बन जाता है। यह सच है कि हम अपने मिजाज की कुछ शख्सियतों टेंडेंसीज के साथ पैदा होते हैं, लेकिन बाद में हमारा जो नजरिया बनता है उसे खास तौर से ये 3 चीजें तय करती हैं: माहौल, तजुर्बा, शिक्षा। इन्हें हम नजरिए के 3S कह सकते हैं। अब इन 3 चीजों पर नजर डालते हैं। माहौल में ये चीजें शामिल होती हैं: घर, स्कूल, काम, सुपरवाइजर, मीडिया, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि, परंपराएं और मान्यताएं, सामाजिक माहौल, राजनीतिक माहौल। ऊपर बताए गए सारे माहौल मिलकर हमारी तहजीब बनाते हैं। घर हो, संस्था हो, देश हो, हर जगह की अपनी एक तहजीब होती है। उदाहरण के तौर पर आप एक स्टोर में जाते हैं और वहाँ की मैनेजर से लेकर सेल्स क्लर्क तक को विनम्र, मददगार, दोस्ताना और खुशमिजाज से भरा पाते हैं। फिर आप दूसरी दुकान में जाते हैं तो वहाँ काम करने वाले आपको रूखा और बदतमीज पाते हैं। आप एक घर में जाते हैं तो वहाँ माँ बाप और बच्चों को तमीज वाला, मिलनसार और दूसरों को ख्याल रखने वाला पाते हैं। जबकि दूसरे घर में जाने पर हर आदमी को कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ना पड़ता है। जिन देशों की सरकारों और राजनीतिक माहौल में ईमानदारी होती है, वहाँ के लोग भी आमतौर पर ईमानदार, कानून का पालन करने वाले और मददगार होते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। जिस तरह बेईमान और भ्रष्ट माहौल में एक ईमानदार आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह ईमानदारी से भरे माहौल में बेईमान व्यक्ति को मुश्किल होती है। अगर माहौल में मामूली कर्मचारी की भी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, जबकि बुरे माहौल में अच्छा काम करने वालों की काम करने की शक्ति घट जाती है। तहजीब कभी नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाती है, बल्कि वह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आती है। हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमने खुद के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कैसा माहौल तैयार किया है। बुरे माहौल में लोगों से अच्छे व्यवहार की आशा नहीं की जा सकती। जहाँ कानून का ना होना ही कानून बन जाता हो, जहाँ ईमानदार नागरिक भी चोर, औचक्य, बेईमान हो जाते हैं। कुछ समय निकाल कर इस बात का गौर कीजिए कि हमारा माहौल हम पर कैसे असर डालता है और हम जो माहौल तैयार करते हैं वह दूसरों पर कैसे असर डालता है। एक्सपीरियंस, तजुर्बा। अलग अलग लोगों में मिले तजुर्बे के मुताबिक हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। अगर किसी इंसान के साथ हमें अच्छा अनुभव मिलता है तो उसके बारे में हमारा नज़रिया अच्छा होता है, पर बुरा अनुभव मिलने पर हम सावधान हो जाते हैं। अनुभव और घटनाएं हमारी जिंदगी के रेफरेंस पॉइंट बन जाते हैं। हम उनसे नतीजे निकालते हैं और भविष्य के लिए गाइडलाइन की भूमिका निभाते हैं। शिक्षा। शिक्षा औपचारिक फॉर्मल और अनौपचारिक इनफॉर्मल दोनों तरह की ही होती हैं। आजकल हम लोग सूचनाओं के सागर में गोते लगा रहे हैं, लेकिन ज्ञान और समझदारी का काल पड़ा हुआ है।
ज्ञान को योजनाबद्ध ढंग से समझदारी में बदला जा सकता है और समझदारी हमें कामयाबी दिलाती है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं बल्कि जीने का तरीका भी सिखाए। सकारात्मक नजरिया वाले लोगों को कैसे पहचानें? हाउ डू यू रिकॉग्नाइज पीपल विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड? जिस तरह सेहत खराब ना होने का मतलब अच्छी सेहत नहीं होता, उसी तरह किसी इंसान के नकारात्मक ना होने का मतलब यह नहीं होता कि वह सकारात्मक है। सकारात्मक नजरिए वाले लोगों की शख्सियत, पर्सनालिटी में कुछ ऐसी खासियतें होती हैं जिनकी वजह से उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे लोग दूसरों को ख्याल रखने वाले, आत्मविश्वास से भरे, धीरज वाले और विनम्र होते हैं। ये लोग खुद से और दूसरों से काफ़ी ऊंचा सोचते हैं, ऊंची उम्मीदें रखते हैं। उन्हें अच्छे नतीजे हासिल होने की आशा रहती है। सकारात्मक नजरिया वाला आदमी हर मौसम में फलने वाले 12 मासी फल जैसा होता है। उसका हमेशा स्वागत किया जाता है। सकारात्मक नजरिए के फायदे, द बेनिफिट्स ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड। सकारात्मक नजरिए के कई फायदे होते हैं। इन्हें आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन आसानी से दिखाई देने वाली चीजें को इतना ही आसानी से अनदेखा भी किया कर दिया जाता है। सकारात्मक नज़रिया आपके लिए फ़ायदेमंद, शख्सियत खुशनुमा हो जाती है, जोश पैदा होता है, ज़िंदगी का आनंद बढ़ जाता है, आपके अगल बगल के लोगों को प्रेरणा मिलती है, आप समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सदस्य और राष्ट्र की संपत्ति बन जाते हैं। संस्थाओं के लिए उत्पादकता बढ़ जाती है, टीम भावना बढ़ती है, समस्याएं हल हो जाती हैं, क्वालिटी बढ़ जाती है, माहौल आपके मुताबिक बनता है, वफादारी बढ़ती है, लाभ ज़्यादा मिलता है, मालिक, कर्मचारी और ग्राहकों के बीच बेहतर संबंध बनते हैं, तनाव कम होता है। नकारात्मक नज़रियों के नतीजे भी होते हैं। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ नेगेटिव एटीट्यूड, जिंदगी की राह रुकावटों से भरी पड़ी हुई है, और अगर हमारा नज़रिया नकारात्मक हो तो अपने लिए सबसे बड़ी रुकावट हम खुद बन जाते हैं। नकारात्मक नज़रिए की वजह से संबंधों में कड़वाहट बढ़ती है, लोग नाराज़ रहते हैं, ज़िंदगी बेमकसद हो जाती है, सेहत खराब रहती है, खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव बढ़ता है। अपने नकारात्मक नज़रिए से वाकिफ़ होने के बावजूद हम उसे बदलते क्यों नहीं हैं? When we become aware of our negative attitude, why don't we change? इंसान का स्वभाव आमतौर पर बदलाव विरोधी होता है। हमें बदलाव तकलीफ देता है। बदलाव का नतीजा अच्छा हो या बुरा हो, पर अक्सर इससे तनाव बढ़ता है। कई बार हम अपनी बुराइयों के साथ जीने में इतना आराम महसूस करते हैं कि बेहतरी के लिए होने वाले बदलाव को भी कबूल नहीं करना चाहते। हम बुरे ही बने रहना चाहते हैं। चार्ल्स डिकेंस ने एक ऐसे कैदी के बारे में लिखा है जो सालों तक एक काल कोठरी में कैद रहा। सजा काट लेने के बाद उसे आजाद कर दिया गया। उसे काल कोठरी से बाहर खुली धूप में लाया गया। उस आदमी ने अपने चारों ओर देखा। कुछ देर में ही वो अपनी इस नई आज़ादी से परेशान हो गया। उसने वापस काल कोठरी में जाने की इच्छा जाहिर की। वह आज़ादी और खुली दुनिया के बदलावों को कबूल करने के बजाय काल कोठरी, अंधेरे और हथकड़ियों में ही सुरक्षा और आराम महसूस कर रहा था, क्योंकि वह उन्हीं का आदी हो चुका था। इन दिनों भी कई कैदी ऐसे ही व्यवहार करते हैं। एक अनजाने संसार के साथ तालमेल कायम करने का तनाव उनकी बर्दाश्त से बाहर होता है, इसलिए वो जानबूझकर और अपराध करते हैं ताकि उन्हें वापस जेल में भेज दिया जाए। वहाँ उनकी आज़ादी पर भले ही पाबंदी रहती हो, लेकिन उन्हें अपने बारे में कम फैसले लेने पड़ते हैं। हमारा नज़रिया नकारात्मक है तो हमारी ज़िंदगी सीमाओं में कैद है। ऐसे नज़रिए की वजह से हमको अपने काम में सीमित कामयाबी ही मिल सकेगी। हमारे दोस्तों की तादाद कम होगी और हम ज़िंदगी का कम आनंद उठा पाएंगे। अगले चैप्टर में मैं सकारात्मक नज़रिया विकसित करने के तरीकों के बारे में चर्चा करूंगा।
हो सकता है कि सकारात्मक नज़रिया विकसित करने के लिए आपको थोड़ा तनाव झेलना पड़े और बदलाव की वजह से अनिश्चितता भी महसूस हो, पर यकीनन हमें इसका लाभ ज़रूर मिलेगा।